नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका ग्लोबल डाटा यूट्यूब चैनल पर। अभी तक हम लोगों ने टोटल 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं सेमेस्टर 1 के। आपका डीसी मोटर हो गया, डीसी जनरेटर हो गया है, आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर हो गया, फिर सिंगल फेज मोटर हो गया। इसके बाद हम लोगों ने अल्टरनेटर भी कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट एक बचा हुआ चैप्टर आपका सिंक्रोनस एमजी सेट है ना। चलो आज देखते हैं उसका क्वेश्चन और फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे सेमेस्टर 4 में। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि व्हाई द एलईडीज आर अवॉइड एज कन्वर्टर इन रेक्टिफायर डायोड। रेक्टिफायर डायोड में एलईडीज को, जो हमारी एलईडीज होती हैं, उनको क्यों अवॉइड किया जाता है, एलईडीज को क्यों अवॉइड किया जाता है एज अ कन्वर्टर। ठीक है, एज अ कन्वर्टर मतलब कि कन्वर्ट करते टाइम हम लोग क्यों डायोड लेते हैं, एलईडी नहीं लेते हैं। ठीक है, क्या हैवीली डोप्ड डिवाइस होती है इसलिए, या बहुत कम शक्ति होती है इस वजह से, या प्रकाश उत्सर्जन के लिए बनाया गया है, और वेरी सेंसिटिव टू टेम्परेचर, और वेरी सेंसिटिव टू टेम्परेचर। देखो सबसे पहली बात कि जो हमारा डायोड है, जो हमारा डायोड है, डायोड किस तरह से मिलकर बना है, एक पी टाइप और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर से मिलकर बना होता है। ठीक है, एक पी टाइप और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर से मिलकर बना होता है, ये आप सभी को पता है, पी और एन। ठीक है, ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है, इसमें डोपिंग कौन सी होती है, इसमें डोपिंग हम लोग करते हैं ट्राईवैलेंट डोपिंग। ठीक है, या कह सकते हैं आप त्रिसंयोजी, त्रिसंयोजी। ठीक है, त्रिसंयोजी। जो आपका एन टाइप का सेमीकंडक्टर है, इसमें पेंटावैलेंट, इसमें पेंटावैलेंट डोपिंग की जाती है, कह सकते हैं आप पंच संयोजी, है ना, पंच संयोजी डोपिंग इसमें की जाती है आपके एन टाइप के सेमीकंडक्टर में। ये जो डायोड है, जब इसका पी टाइप का सेमीकंडक्टर बैटरी के पॉजिटिव सिरे से और एन टाइप का सेमीकंडक्टर बैटरी के नेगेटिव सिरे से जुड़ जाएगा, तो वो कंडीशन कहलाती है फॉरवर्ड। ठीक है, वो कंडीशन कहलाती है फॉरवर्ड बायसिंग। ठीक है, फॉरवर्ड बायसिंग। और जनरली इसी कंडीशन में जब हमारा ये पी वाला जो अर्धचालक है, ये बैटरी के पॉजिटिव सिरे से और एन वाला अर्धचालक बैटरी के नेगेटिव सिरे से जुड़ा रहेगा, तो वही कंडीशन हम लोग मैक्सिमम यूज भी करते हैं डायोड के लिए। ठीक है, अब आपसे बोला है कि एलईडीज आप क्यों नहीं यूज करते हैं रेक्टिफायर में। रेक्टिफायर में आप जानते हैं कि यदि हमारा हाफ वेव का रेक्टिफायर है, हाफ वेव के रेक्टिफायर में हम लोग एक डायोड यूज करते हैं, हाफ वेव के रेक्टिफायर में एक डायोड यूज होता है ना। और जो हमारा फुल वेव का रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर, तो फुल वेव में हमारा दो टाइप बन जाता है। कौन कौन सा टाइप बनता है, एक बन जाता है हमारा सेंटर टाइप, एक बन जाता है हमारा सेंटर टैप्ड। तो सेंटर टैप्ड में हम लोग केवल दो ही डायोड यूज करते हैं सेंटर टैप्ड में। और जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर बनता है फुल वेव में, जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर बनता है, ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड यूज करते हैं मेरे भाई, इसमें 4 डायोड यूज करते हैं। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी पूछता है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड यूज होते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर में कितने, सेंटर टैप में कितने रेक्टिफायर यूज होते हैं, और ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड यूज होते हैं, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोला है कि एलईडीज को क्यों अवॉइड किया जाता है रेक्टिफायर में, रेक्टिफायर बनाते टाइम। रेक्टिफायर बेसिकली करता क्या है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। रेक्टिफायर बेसिकली क्या करता है भाई, ये जो है एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो हम लोग एलईडीज इसलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि एलईडीज जो है वो बहुत कम शक्ति की होती है। ठीक है, एलईडीज बहुत कम शक्ति की होती है, ये लो पावर कंजप्शन होती है, इसलिए हम लोग एलईडीज को अवॉइड करते हैं। ठीक है, और एक बात है कि जो हमारी एलईडी है वो लाइट के लिए बनाई जाती है, जो हमारी एलईडीज है वो लाइट के लिए बनाई जाती है, न कि सप्लाई के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। विच इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर का इसमें से मेन एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, देखो
जो सिंक्रोनस मोटर है उसकी खासियत आपने देख लिया है कि यह मोटर, इस मोटर का रोटर जो है सिंक्रोनस स्पीड से मूव करता है, मतलब कि इसका जो रोटर होगा, रोटर का भी स्पीड सिंक्रोनस स्पीड ही होगा, जो इसका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका भी स्पीड सिंक्रोनस स्पीड होगा। ये इस मोटर की खासियत है। अब यहां पे बोला है आपसे कि ज्यादातर इसका उपयोग, मतलब मेन एप्लीकेशन इस मोटर का क्या होता है, इस मोटर का मेन एप्लीकेशन क्या होता है, ये आपसे बोला है। तो देखिए जनरली ये जो सिंक्रोनस मोटर है इसका यूज हम लोग कर लेते हैं ट्रांसमिशन लाइन में। कहां पे? ट्रांसमिशन लाइन में। अब ट्रांसमिशन लाइन में क्यों करते हैं सर? ट्रांसमिशन लाइन में इसका यूज किया जाता है एज अ सिंक्रोनस कंडेंसर, एज अ सिंक्रोनस कंडेंसर, ठीक है, सिंक्रोनस कंडेंसर। अब ये सिंक्रोनस कंडेंसर क्या है सर? तो जब हमारी सिंक्रोनस मोटर लीडिंग पावर फैक्टर पे कार्य करे, कैसे कार्य करे भाई? लीडिंग पावर फैक्टर पे, लीडिंग पावर फैक्टर पे कार्य करे, तो वो कंडीशन जो होती है सिंक्रोनस मोटर की, वो मान लेते हैं हम लोग कि वो अब हमारी मोटर सिंक्रोनस कंडेंसर की तरह कार्य कर रही है, ठीक है। तो जनरली इसका यूज हम लोग पावर, जो हमारी सिंक्रोनस मोटर है जनरली इसका यूज हम लोग पावर फैक्टर को सुधारने के लिए ट्रांसमिशन लाइन में यूज करते हैं, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन में जब लाइन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कराना होता है या ट्रांसमिट करना होता है, तो वहां पे पावर फैक्टर धीरे धीरे दूरी के हिसाब से घटने लगता है। तो पावर फैक्टर को इंप्रूव कराने के लिए हम लोग वहां पे सिंक्रोनस जनरेटर का यूज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। मोटर जनरेटर सेट का लाभ क्या है? मोटर और जनरेटर सेट का लाभ क्या है? इसका लाभ यह है कि जो हमारा डीसी आउटपुट वोल्टेज है वो आसानी से कंट्रोल हो जाता है एमजी सेट में, ठीक है। मोटर जनरेटर सेट में, मोटर जनरेटर सेट में जो आउटपुट वोल्टेज होता है उसको हम लोग आसानी से कंट्रोल कर लेते हैं, यही इसकी खासियत है। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है बहुत लोगों को कि ये जो पूछा हुआ है भाग, ये जो भाग पूछा हुआ है इसका आंसर जनरली लोग देते हैं कि डी है, ठीक है। इसका जनरली आंसर क्या देते हैं लोग कि डी है, कलेक्ट द डिलीवर्ड डायरेक्ट करंट, जो कि बिल्कुल गलत है, जो कि बिल्कुल गलत है। अब देखिए हमने आपको बताया था डीसी जनरेटर में कि जो हमारा कम्यूटेटर होता है, जो हमारा कम्यूटेटर होता है, कम्यूटेटर कैसे बनाते हैं? कम्यूटेटर ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। ऐसे छोटा छोटा मैं खांचा काट दे रहा हूं, ये हो गया हमारा कम्यूटेटर, ठीक है, ये हो गया हमारा कम्यूटेटर। कम्यूटेटर के ऊपर क्या लगा रहता है? ब्रश। कम्यूटेटर के ऊपर ब्रश लगा रहता है डायगोनली, ठीक है। ब्रश हमेशा पेयर में लगता है। तो जो ब्रश लगा रहता है ना, इस ब्रश का काम होता है कलेक्ट, टू कलेक्ट द करेंट, टू कलेक्ट द डीसी करंट, ठीक है। डीसी करंट या केवल करंट लिख दो, करंट। इसका काम होता है करंट को कलेक्ट करना, और एक काम क्या होता है कि यह स्पार्किंग को रिड्यूस करेगा। तो ये ब्रश का काम होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे ब्रश नहीं पूछा, देखो ब्रश यहाँ पे यहाँ लगा हुआ छोटा छोटा, ये आपको फिगर दिख रहा होगा, ये जो फिगर है ये है ब्रश का। तो यदि यहाँ पे ऐसे करके तब फिर एक्स लिख दिया होता, क्वेश्चन में पूछता कि ये एक्स क्या दर्शा रहा है, तब हमारा आंसर डी होता। लेकिन ये कम्यूटेटर पार्ट को दिखा रहा है, ये जो पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा है इस कम्यूटेटर के बारे में, तो ये क्या है? ये है हमारा कम्यूटेटर, कम्यूटेटर। अब देखो क्या ऑप्शन में कम्यूटेटर दिया हुआ है सर? नहीं दिया है सर, कम्यूटेटर तो दिया ही नहीं है। तो अब हम क्या करें? तो हम ये कर देंगे कि जो हमारा कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर का काम क्या होता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। तो हमारा यहाँ पे ए एकदम राइट आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए आंसर एकदम ए करेक्ट है। जो आपकी क्वेश्चन बैंक है वहां पे इसका आंसर भी नहीं दिया हुआ है, इसलिए बहुत लोगों के मन में ये कंफ्यूजन हो जाता है कि इसका आंसर क्या होगा। तो हमने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रिसर्च किया, फिर इसका आंसर आपको ढूंढ के लाया कि हाँ इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चल देखते हैं अगला क्वेश्चन। शुरू में एक तुल्यकालिक मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है? डैम्पर वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है? डैम्पर वाइंडिंग का उद्देश्य हमने आपको कई बार बताया है कि डैम्पर वाइंडिंग का दो ही कार्य होता है। एक तो कार्य होता है कि यह मोटर को सेल्फ स्टार्टेड बनाए,
दूसरा कार्य होता है कि हंटिंग की फिनोमिना को रिड्यूस करे, जो भी हमारी हंटिंग मशीन में होती है उससे सुरक्षा प्रदान करे मशीन को। ये काम होता है डैम्पर वाइंडिंग का। बाकी देखते हैं यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। प्रोड्यूस हाई करंट टू स्टार्ट रोटेट द मोटर, मोटर को घुमाने के लिए उच्च धारा का उत्पादन करें। टॉर्क पैदा कर, और ऊपर क्या दिया हुआ है कि रोटेशन शुरू करने के लिए उच्च वोल्टेज का उत्पादन करें। टॉर्क पैदा करता है और तुल्यकालिक गति में पास चलता है। ठीक है, एक नियत गति बनाए रखने के लिए एक उच्च चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है, एक उच्च चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है। ठीक है, प्रोड्यूस ए हाई मैग्नेटिक फील्ड टू मेंटेन अ कांस्टेंट स्पीड। देखो, जब हमारी मोटर में हंटिंग की फिनोमिना अकर होती है तो हमने आपको बताया था कि वहां पे मोटर के रोटर की स्पीड कम हो जाती है, थोड़ा सा कम हो जाता है स्पीड, थोड़ा सा हमारा रोटर पीछे चलने लगता है। किससे? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड से। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड किस स्पीड से मूव करती है? सिंक्रोनस स्पीड से। उस स्पीड से थोड़ा सा मोटर का रोटर पीछे हो जाता है, थोड़ा थोड़ा पीछे चलने लगता है। तो वो पीछे ना चले, वो एक कांस्टेंट स्पीड से चले, यही तो काम होता है डैम्पर वाइंडिंग का। डैम्पर वाइंडिंग करती क्या है? डैम्पर वाइंडिंग जनरली इसका काम ये होता है कि जो हमारी मेन फील्ड फ्लक्स है, मेन फील्ड फ्लक्स के डायरेक्शन में एक और फ्लक्स जनरेट करा देता है, जिससे उस फ्लक्स को सहायता मिलने लगता है, या मेन ईएमएफ को हमारी सहायता मिलने लगता है, और हमारी मोटर जो है वो आसानी से चलती रहती है कांस्टेंट स्पीड के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे डी एकदम राइट आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को? चलिए आगे बढ़े। सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस गति से क्यों नहीं चलता है? सिंक्रोनस मोटर जो है हमारी, वो सिंक्रोनस गति से नहीं चल रहा है, तो इसका कारण क्या हो सकता है? क्या अपर्याप्त उत्तेजन है, या दोषपूर्ण पोनी मोटर है, या खुली डैम्पर वाइंडिंग है, या फिर डैम्पर वाइंडिंग में शॉर्ट है, या फिर डैम्पर वाइंडिंग में शॉर्ट है? देखो, सिंक्रोनस मोटर को सिंक्रोनस स्पीड से नहीं चल रहा है। अच्छा, इतना मुझे बताओ कि सिंक्रोनस मोटर का रोटर या सिंक्रोनस मोटर को सिंक्रोनस स्पीड से घुमाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? कौन जिम्मेदार होता है? वो होता है आपका एक्साइटेशन, वो होता है आपका डीसी करंट। ठीक है, जो डीसी करंट दी जाती है मोटर के रोटर पे, वही सप्लाई डिसाइड करती है कि मोटर हमारी सिंक्रोनस स्पीड से चलेगी कि नहीं चलेगी। ठीक है, यदि हमारा एक्साइटर पर्याप्त एक्साइटेशन नहीं दे पा रहा है, पर्याप्त डीसी सप्लाई नहीं दे पा रहा है, तो मोटर का जो रोटर है वो सिंक्रोनस स्पीड के साथ घूम नहीं पाएगा। क्यों नहीं घूम पाएगा? क्योंकि वहां पे अच्छे से पोल्स ही नहीं जनरेट हो पाएंगे। यदि पोल्स ही नहीं जनरेट हो पाएंगे अच्छे से, तो वहां हमारी रोटर जाके रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के साथ लॉक ही नहीं होगी, और उस स्पीड से घूम भी नहीं पाएगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक्साइटेशन इम्पर्याप्त है, कहीं ना कहीं उत्तेजना अपर्याप्त है, उत्तेजना कम है। ठीक है, जो हमारी डीसी सप्लाई दी जा रही है एक्साइटर के द्वारा, वो कहीं ना कहीं कम है, तभी हमारा रोटर जो है वो सिंक्रोनस स्पीड के साथ, या कहिए कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के साथ जाके अटैच्ड नहीं हो पा रहा है, जाके उसके साथ मैग्नेटिकली लॉक नहीं हो पा रहा है, और सिंक्रोनस स्पीड से नहीं घूम पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ए एकदम राइट बन जाएगा आंसर। चलो आगे देखें। सिंक्रोनस मोटर को सिंक्रोनस कंडेंसर के रूप में कैसे उपयोग किया जाता है? कैसे उपयोग किया जाता है? हमने अभी आपको बताया कि जब हमारी मशीन लीडिंग पावर फैक्टर पे काम करे, जब हमारी सिंक्रोनस मोटर लीडिंग पावर फैक्टर पे काम करे, तो उस समय जो कंडीशन बनेगी सिंक्रोनस मोटर की, वो बनती है किसका? सिंक्रोनस कंडेंसर का। ठीक है, सिंक्रोनस कंडेंसर का। ठीक, अब देखिए आपसे बोला है कि सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस कंडेंसर के रूप में कैसे कार्य करेगी। मोटर लोड में बदलाव हो, रोटर उत्तेजना में बदलाव हो। जी हाँ, रोटर उत्तेजना में बदलाव हो, यही तो हमने बोला है कि भाई रोटर का जो उत्तेजना है वो कैसा होना चाहिए? रोटर का उत्तेजना ऐसा होना चाहिए कि हमारी जो मोटर है वो किस पे काम करे? मोटर काम करे लीडिंग पावर फैक्टर पे। किस पे काम करे जी? लीडिंग पावर फैक्टर पे काम करे। ठीक है,
जब हमारी मोटर लीडिंग पावर फैक्टर पे काम करेगी तभी तो जाके सिंक्रोनस मोटर एज ए सिंक्रोनस कंडेंसर कार्य करेगा। और जो ये मोटर का लीडिंग पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर या यूनिटी पावर फैक्टर है, ये तीनों पावर फैक्टर किस चीज पे डिपेंड करते हैं? ये डिपेंड करता है एक्साइटेशन पे। एक्साइटेशन आप कैसा दे रहे हैं उसी हिसाब से हमारा पावर फैक्टर भी होता है सिंक्रोनस मोटर का। यदि एक्साइटेशन कम है तो हमारी जो मोटर होगी वो लैगिंग पावर फैक्टर पे काम करेगी, यदि प्रॉपर दे रहे हैं तो यूनिटी पावर फैक्टर पे काम करेगी, यदि एक्साइटेशन ज्यादा है तो हमारी मोटर जो है वो लीडिंग पावर फैक्टर पे कार्य करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे बी एकदम राइट आंसर बन जाएगा इसके लिए, करेक्ट। तुल्यकालिक मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का क्या करें? देखो फिर से डैम्पर वाइंडिंग पूछा है आपसे क्वेश्चन में। डैम्पर वाइंडिंग तो एकदम हद मचा दिया है यहाँ। डैम्पर वाइंडिंग का कितना क्वेश्चन हो गया? यदि पिछले लेक्चर को भी ले लें और इस चैप्टर को भी ले लें, इस क्लास को भी ले लें, तो टोटल मुझे लग रहा है कि 5 क्वेश्चन हो गए टेम्पर वाइंडिंग से केवल। देखो टेम्पर वाइंडिंग का मुख्य कार्य क्या होता है? पावर फैक्टर बनाए रखना। पावर फैक्टर का तो कोई काम नहीं है इसका। फील्ड वाइंडिंग को उत्तेजित करना, मेंटेन कांस्टेंट स्पीड। मेंटेन कांस्टेंट स्पीड एकदम सही हो जाएगा। स्टार्ट सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस मोटर को शुरू करे, सिंक्रोनस मोटर को सेल्फ स्टार्ट करे, तब तो हमारा आंसर बन जाता है ये, तब ये आंसर बन जाता है डी। लेकिन मेंटेन कांस्टेंट स्पीड, यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए मेंटेन कांस्टेंट स्पीड ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेंटेन कांस्टेंट स्पीड। सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करना नहीं, सिंक्रोनस मोटर को सेल्फ स्टार्ट करना, तब आंसर सही होता। ठीक है, सिंक्रोनस मोटर को सेल्फ स्टार्ट करना, तब हमारा आंसर डी एकदम सही होता। लेकिन यहाँ पे सेल्फ स्टार्ट की बात नहीं किया है। हाँ, यदि यहाँ ये सेल्फ स्टार्ट कर देता, सेल्फ स्टार्ट, ठीक है, सेल्फ स्टार्ट द सिंक्रोनस मोटर, तब ये हमारा आंसर डी होता। ठीक है, यहाँ पे आंसर डी नहीं दिया हुआ है, सॉरी सेल्फ नहीं दिया हुआ है, सेल्फ स्टार्ट नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग आंसर सी के साथ ही जाएंगे, मेंटेन कांस्टेंट स्पीड। क्योंकि इससे पहले भी एक क्वेश्चन दिया हुआ था ऐसे आपके इसी से टेम्पर वाइंडिंग से ही, जहाँ पे बोला था, जहाँ पे आंसर हमने यही बनाया था आपको कि मेंटेन कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, तो यहाँ डी, शायद आपके क्वेश्चन बैंक में डी ऑप्शन दिया हुआ है, जिसको थोड़ा सा सुधार लेंगे। डी तब हम लोग सही मानते हैं जब यहाँ पे सेल्फ स्टार्टेड दिया रहता है। ठीक है, जब यहाँ पे सेल्फ स्टार्टेड दिया रहता है तभी हम लोग डी आंसर को टिक करते। यहाँ पे सेल्फ स्टार्टेड नहीं दिया हुआ है तो हम लोग मेंटेन कांस्टेंट स्पीड को कर लेंगे। चले आगे बढ़ जाते हैं। कौन से कन्वर्टर में उच्च दक्षता है? इसमें से कौन सा ऐसा कन्वर्टर है जिसमें दक्षता उच्च होती है? तो वो होता है हमारा सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। इसी का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है आपका सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर का। ठीक है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर का यूज सबसे ज्यादा किया जाता है। ठीक है, चल देखते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर का ये लास्ट क्वेश्चन, सॉरी थर्ड सेमेस्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा फोर्थ सेमेस्टर क्वेश्चन आ जाएंगे। कैसे तुल्यकालिक मोटर पावर फैक्टर सुधारक के रूप में कार्य करती है? varying the line voltage, varying the field excitation, increase the speed of motor, decrease the speed of motor। तो यहाँ पे बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, varying the field excitation। सिंक्रोनस मोटर के जब फील्ड एक्साइटेशन को चेंज किया जाता है, फील्ड एक्साइटेशन ऐसा किया जाता है कि हमारी मोटर लीडिंग पावर फैक्टर पे काम करे, तो हमारी जो सिंक्रोनस मोटर है सिंक्रोनस कंडेंसर की तरह कार्य करने लगती है। तो यहाँ पे बी एकदम राइट आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, वेरिइंग फील्ड एक्साइटेशन। क्लियर? चलिए अब देखो, ये आपका स्टार्ट हो गया यहाँ से फोर्थ सेमेस्टर। सेकेंड ईयर वाले बच्चे ये सभी जानते होंगे कि हाँ सर थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर क्या है। प्रकाश तीव्रता को मापने के लिए किस अवरोधक का उपयोग किया जाता है? प्रकाश तीव्रता को मापने के लिए किस अवरोधक का उपयोग किया जाता है? तो प्रकाश तीव्रता को मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, एक आपने डिवाइस का नाम सुना होगा LDR। LDR इसका नाम आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है?
देखो जहां पे एलडीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर ये कैसा रेजिस्टेंस होता है भाई, यह टोटली लाइट पे डिपेंड करता है। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके घरों के आसपास जो सौर ऊर्जा वाली लाइट लगी होती है, तो जैसे ही अंधेरा होता है उसकी लाइट ऑटोमेटिक जल जाती है, और जैसे ही उजाला होता है तो उसकी जो लाइट होती है ऑटोमेटिक बुझ जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें एलडीआर सर्किट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? एलडीआर सर्किट, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर जो होता है जैसे ही अंधेरा होगा वो स्विच को ऑफ कर देता है, ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ कर देता है, ठीक है। और जैसे ही उजाला होगा तुरंत स्विच को ऑन कर देगा, ठीक। तो ये होता है आपका लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। तो यहाँ पे एलडीआर एकदम राइट आंसर बन जाएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड किस कोड को इंगित करता है? अब देखो ये जो कोड दिया हुआ है, ये कोड एक तरह से कहिए कि आपको क्या करना है, थोड़ा सा रटना ही है या याद भी करना है, ठीक है। इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। सिलिकॉन जो सेमीकंडक्टर है इसके 3 कोड होते हैं। कौन कौन से 3 कोड होते हैं, मैं तीनों कोड यहाँ पे लिख देता हूँ। इन तीनों कोड को आप याद कर लीजिए, कहीं ना कहीं ये आपसे पूछ लेगा, ठीक है। 1N4007, ठीक है। फिर आपका 2N3055, एक और होता है 3N2000, ठीक है। तो ये होता है आपका सेमीकंडक्टर डायोड का कोड, ठीक है। इन तीनों का कोड को आप लोग याद कर लीजिए। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यहाँ दिया तो है लेकिन ये IN है, ये 1N यदि रहता, ये 1 है 1, ठीक है। यदि ये 1N रहता तो ये ऑप्शन सही हो जाता। यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा, 2N3055, ठीक है। जब 3N रहेगा तो कोड क्या होगा, 2000। ये कोड आप लोग नोट कर लेंगे, ये कोड आपसे पूछ सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। फुल वेव रेक्टिफायर का इनपुट रिपल फ्रीक्वेंसी क्या है? फुल वेव रेक्टिफायर की बात किया है यहाँ पे किसकी बात किया जी, फुल वेव रेक्टिफायर। चलो थोड़ा सा फुल वेव रेक्टिफायर हम लोग यहाँ पे देख भी लेते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर हमारा होता कैसा है। मैं यहाँ पे एक बार सर्किट बना देता हूँ फुल वेव रेक्टिफायर का, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। यह हो गया हमारा D1 और ये हो गया हमारा D2, ठीक है। ये D1 और ये D2 दो डायोड होते हैं। ये हो गया हमारा फुल वेव रेक्टिफायर। इधर हो गई हमारी 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई, 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई, ठीक है, एसी सप्लाई। तो ये जो फुल वेव रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर का पूछा है आपसे कि इनपुट आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। देखो इधर से फ्रीक्वेंसी तो हम लोग देते हैं 50 हर्ट्ज, इधर से फ्रीक्वेंसी कौन से देते हैं हम लोग, 50 हर्ट्ज, मतलब कि साइनोसॉइडल सप्लाई होती है। लेकिन यहाँ पे हमें आउटपुट पे क्या मिलता है, इसके आउटपुट पे हमें मिलता है कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से हमें आउटपुट पे देखने को मिलता है ना। इसका आउटपुट फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट कुछ ऐसा ही होता है, मतलब कि इसकी एक साइकिल जहां पे कंप्लीट हो रही है, इसकी एक साइकिल जहां पे कंप्लीट हो रही है वहां पे इसकी 2 साइकिल कंप्लीट हो जा रही है। आपको दिख रहा होगा कि एक ही में 2 साइकिल कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो यदि इसकी इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 है तो इसकी आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। मतलब कि F in इज इक्वल टू 2 इंटू एफ, सॉरी यहाँ पे देखो F in ही लिख दिया हुआ है ना। तो ये इन नहीं होगा, यहाँ रिपेल लिख सकते हो या F आउटपुट लिख सकते हो। F आउटपुट इज इक्वल टू 2 इंटू एफ इन होगा, ठीक है जी। F आउटपुट इज इक्वल टू 2 इंटू एफ इन होगा। यहाँ पे ये ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा, ठीक है। फुल वेव रेक्टिफायर का जो हमारा इफिशियंसी होता है, इफिशियंसी कितना होता है इसका, इसकी इफिशियंसी कितनी होती है भाई, इफिशियंसी, इसकी इफिशियंसी हो जाती है हमारा 81.2,
81.2%, कहीं कहीं पे ये डाटा 4 भी रहता है, तो ये इसकी इफिशियंसी बन जाती है। ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में थोड़ा सा आपने जान लिया। अब चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। एक सक्रिय घटक कौन सा है? देखो आपका पैसिव एलिमेंट कौन कौन से होते हैं और एक्टिव एलिमेंट कौन कौन से होते हैं। जो पैसिव एलिमेंट है वो आपके हो जाते हैं रजिस्टर, ठीक है, रेजिस्टेंस, इंडक्टर, फिर आपका बन जाता है इधर कैपेसिटर। ठीक है, ये पैसिव एलिमेंट होते हैं। एक्टिव एलिमेंट कौन कौन से हो जाते हैं यार? एक्टिव एलिमेंट में आपका आ जाता है करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, ठीक है, आपका आ जाता है डायोड, ट्रांजिस्टर, फिर आपका आ जाता है मॉसफेट। ये सभी किस में आ जाते हैं? ये सभी आ जाते हैं आपके एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, फेट, मॉसफेट, ये सभी आ जाते हैं एक्टिव एलिमेंट में। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात समझने वाली कि सर एक्टिव कौन सा होता है और पैसिव कौन सा होता है। एक्टिव एलिमेंट कौन सा होता है, पैसिव एलिमेंट कौन सा होता है। तो ये एक लाइन डिफिनेशन आप यहाँ पे चाहें तो लिख लीजिए। एक्टिव पैसिव एलिमेंट वो होते हैं जिसमें धारा प्रवाह के लिए, या ऐसे लिख लो, शॉर्ट में लिखो, जिसके पास कोई एनर्जी सोर्स नहीं होता, है। ठीक है, जिनका खुद का कोई एनर्जी सोर्स नहीं होता वो हो जाता है हमारा पैसिव एलिमेंट। जिनमें एनर्जी सोर्स होता है, जैसे देखो ये क्या है, ये करंट सोर्स है, तो ये क्या है भाई, ये एक एनर्जी तो प्रोड्यूस कर रहा है ना, ये है वोल्टेज सोर्स। ठीक है, ये वोल्टेज सोर्स है, मतलब इसमें भी एक एनर्जी सोर्स है। जो हमारा डायोड है, डायोड को भी हम लोग, जैसे आपने देखा होगा ना कि जब डायोड आप हटाते हो तो एक छोटा सा वोल्टेज वहां पे बना देते हो। जब भी आपको किसी सर्किट से वोल्टेज डायोड को हटाना होता है तो उसका ट्रांजिस्टर, उस डायोड में कौन सा एलिमेंट यूज किया गया, यदि आपने सिलिकॉन यूज किया है तो 0.7, और यदि आपने जर्मेनियम यूज किया है तो 0.3 वोल्ट आपको लगाना पड़ जाता है उस सर्किट में। ठीक है, तो इसलिए ये भी एक वोल्टेज सोर्स का काम कर देता है। फिर उसे ही आपका ट्रांजिस्टर भी है, इस वजह से ये सभी के सभी एक्टिव है और बाकी जो है वो पैसिव एलिमेंट है। तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा एक्टिव एलिमेंट, जहाँ पे डी एकदम राइट आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अब देखिए ये है आपका कि कौन सा अक्षर यौगिक पदार्थ कैडमियम सल्फाइड को इंगित करता है। कैडमियम सल्फाइड को इंगित करता है, कौन सा है इसमें? इस क्वेश्चन को मैं सीधे सीधे आंसर बता देता हूं इस क्वेश्चन का, आर। अब ये आर हमने क्यों बताया, ये डाटा आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। याद कितना करना होगा सर, तो मैं आपको ये एक चार्ट दिखा देता हूं, ये डाटा आप लोग कहीं पे नोट कर लीजिए। ठीक है, ये पूरा डाटा आपको नोट करना पड़ेगा, तभी जाके इस तरह के क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। देखिए कहीं पे भी यदि जर्मेनियम को दर्शाना होता, अच्छा ये है क्या चीज, ये है क्या बोला सर, देखो आपका जो डायोड होता है ना, जो आपका डायोड होता है, डायोड के बीच में एक आपकी बनती है डिप्लेशन लेयर, अवक्षय परत, एक आपकी बनती है अवक्षय परत। ठीक है, तो इसी अवक्षय परत की एक नई पद्धति है जिसमें हम लोग जो भी एलिमेंट होते हैं उनको एक अलग कोड से दर्शाते हैं, जिस कोड से दर्शाया जाता है वही कोड आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, यदि हमें जर्मेनियम को दर्शाता होता है तो हम लोग ए लिखते हैं, यदि सिलिकॉन को दर्शाना होता है तो बी लिखते हैं। ठीक है, यदि यौगिक पदार्थ जैसे गैलियम आर्सेनाइड को दर्शाना होता है तो सी, कैडमियम सल्फाइड को दर्शाना होता है तो आर। आपसे क्वेश्चन में कैडमियम सल्फाइड के बारे में ही तो पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, कैडमियम सल्फाइड के बारे में तो पूछा है, तो हमने यहाँ पे आर आपको बता दिया है। ठीक है, और यदि आपसे क्वेश्चन में बोल दे गैलियम आर्सेनाइड तो आप सी आंसर टिक करेंगे। ठीक है, तो ये डाटा एक बार आप जरूर नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि भविष्य में जो भी क्वेश्चन आए इससे रिलेटेड उसको आप आसानी से टैकल कर पाए। ठीक है, उम्मीद है आपको आज की क्लास अच्छा लगा होगा और आप बेहतर एंजॉय भी किए होंगे। चलिए आज के लिए इतना ही बस, धन्यवाद।